गुड मॉर्निंग सेकेंड ईयर। आइए आज डिस्कस करते हैं हम पेपर सेकंड का एक और चैप्टर। नाम है इसका बैम्बूज। बैम्बूज को हम कॉमनली बांस कहते हैं, और अगर इसके हम फैमिली की बात करें तो ये है पोएसी या ग्रैमिनी फैमिली से ये बिलोंग करता है। पर्टिकुलरली ग्रैमिनी या पोएसी फैमिली जो है ये ग्रास फैमिली है, यानी जो इस कैटेगरी के अंदर प्लांट्स आते हैं वो ग्रासेस होते हैं बेसिकली। तो बैम्बू पर्टिकुलरली क्या है, ग्रास है। चलिए अब हम पहले इस बैम्बू के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करते हैं कि पूरे वर्ल्ड में और इंडिया में इसकी अवेलेबिलिटी कहाँ कहाँ पे है, किस टाइप के क्लाइमेटिक कंडीशन में ये पाया जाता है। चलिए देखिए डिस्ट्रीब्यूशन में अगर हम वर्ल्ड लेवल पे बात करें तो जो ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल कंट्रीज हैं जैसे कि ईस्ट एशिया है, साउथ अमेरिका, इंडिया, बर्मा, श्रीलंका, चाइना, मलेशिया और इसके आसपास की जो कंट्रीज हैं यहां पर बैम्बू की अवेलेबिलिटी काफी ज्यादा होती है। इंडिया में अगर हम बात करें तो इंडिया में ये मिलता है असम, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका, उड़ीसा, मध्य प्रदेश एंड नॉर्दर्न इंडिया के कुछ हिस्सों में इसकी अवेलेबिलिटी होती है। चलिए अब हम इसके जीनस की बात करते हैं कुछ, यानी इसके कौन कौन से जीनस पूरे वर्ल्ड में अवेलेबल हैं, और फिर हम इसके इंडिया में इनके जो जीनस अवेलेबल हैं उनको हम देखेंगे। देखिए बहुत सारे जीनस पूरे वर्ल्ड लेवल पे इसकी अवेलेबिलिटी है, जैसे कि बैम्बूसा, एरोंडिलेरिया, डेंड्रोकैलेमस, जाइगैंटोक्लोआ, थैमनोकैलेमस, सिफेलोस्टेकियम, सूडोस्टेकियम। अब हम इंडिया लेवल पे अगर इसके जीनसेस की बात करें तो इंडिया में मिलते हैं इसके बैम्बूसा टुल्डा, जिसे कॉमनली छाऊ कहा जाता है। सेकंड है बैम्बूसा वल्गैरिस, इसे बासिनी बांस कहते हैं। थर्ड है डेंड्रोकैलेमस हैमिल्टोनाई, इसे कागजी बांस कहा जाता है। फोर्थ है डेंड्रोकैलेमस स्ट्रिक्टस, इसे कबान बांस या सॉलिड बैम्बू कहा जाता है। सॉलिड क्योंकि अंदर से खोखला नहीं होता। और फिफ्थ है डेंड्रोकैलेमस जाइगैंटिकस, इसे जायंट बैम्बू कहते हैं क्योंकि ये काफी बड़े साइज का होता है और इसका जो गर्थ है यानी इसकी जो डायमीटर है वो भी ज्यादा होती है बाकी जीनस के कंपैरिजन में। चलिए अब हम इसके कुछ बॉटनिकल कैरेक्टर्स को डिस्कस करते हैं। देखिए बॉटनिकल कैरेक्टर्स में हम इसकी बॉटनी को एक एक करके स्टडी करेंगे। देखिए सबसे पहले हम इसके प्लांट की बात करते हैं। जो ये पूरा प्लांट जो है, जैसा मैंने आपको बताया था कि ये ट्री या श्रब कैटेगरी का प्लांट है, यानी ट्री यानी कि बड़ा है साइज में, और श्रब मींस ये झाड़ी नुमा संरचना वाला है, यानी इसकी जो ग्रोथ होती है वो काफी घनी ग्रोथ होती है, यानी कि डेंस ग्रोथ पाई जाती है। और ये पेरिनियल प्लांट है। पेरिनियल का मतलब है ये बहुवर्षीय पादप है, यानी इसकी जो लाइफ साइकिल होती है वो स्टार्टिंग के पहले 1-2 साल में तो इसकी वेजिटेटिव ग्रोथ होती है, फिर उसके बाद में इसकी रिप्रोडक्टिव ग्रोथ भी साइड बाय साइड चालू हो जाती है। तो इसकी लाइफ काफी ज्यादा है, इसकी 2 साल या 1 साल के अंदर इसकी लाइफ खत्म नहीं होती, इसलिए पेरिनियल प्लांट के बहुवर्षीय पादप कहलाता है। चलिए अब हम इसके स्टेम की बात करते हैं। इसका जो स्टेम है इसे कल्म भी कहा जाता है, यानी कि जो ग्रास कैटेगरी के प्लांट्स होते हैं उनके स्टेम को कल्म कहते हैं, जैसे कि चावल है, गन्ना है, बांस है जिसकी हम बात कर रहे हैं, गेहूं है। इस टाइप के जो प्लांट्स हैं जो कि ग्रैमिनिया पोएसी फैमिली में यानी ग्रास फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनकी स्टेम को कल्म कहा जाता है। इसकी बैम्बू की जब हम वापस बात कर रहे हैं तो जो स्टेम इसकी होती है ये वुडी है, यानी लकड़ी जैसी हार्ड लगती है हमें। इसमें नोड एंड इंटरनोड की अवेलेबिलिटी होती है। देखिए नोड एंड इंटरनोड क्या होते हैं, अगर हम बात करें बांस की तो इसमें आपको इस तरीके से पार्टीशंस दिखने में आएंगे। तो इन पार्टीशंस को, जो ये बड़ा पार्टीशन है जहां पे इस टाइप के एरिया की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो ये तो कहलाएगा क्या, इसे हम कहेंगे इंटरनोड। ये भी इंटरनोड है, ये भी इंटरनोड कहलाएगा। और इनके बीच बीच में जो ये गैप होता है, पार्टीशन होता है, ये नोड कहलाते हैं। सभी ग्रास फैमिली के मेंबर्स जो हैं इनमें नोड एंड इंटरनोड की अवेलेबिलिटी है, और जनरली सभी जो प्लांट्स होते हैं उनमें नोड एंड इंटरनोड पाए जाते हैं। क्लियर कट हम इनको इस फैमिली के अंदर, और बांस जिसकी बैम्बू की जिसकी हम बात कर रहे हैं उसमें क्लियर कट इसकी अवेलेबिलिटी
होती है। और जितने भी नए स्ट्रक्चर्स हैं जैसे कि लीफ है, स्टेम है, फ्लावर्स है, वो इसी एरिया से डेवलप होते हैं, यहाँ पे बर्ड अवेलेबल होती है। तो हम बात कर रहे हैं बैम्बू के स्टेम की, जहां पर नोड एंड इंटरनोड पाई जाती है इसके स्टेम में। अगले पॉइंट में हम देखते हैं इसका जो स्ट्रक्चर है वो बेलनाकार आकृति का होता है, यानी कि सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर है इसका, और ये ग्लैब्रस होता है। ग्लैब्रस मींस आप इसके स्टेम को टच करेंगे तो बहुत स्मूथ होता है, रफ नहीं होता। रफ सिर्फ इस ये नोड वाले एरिया पे दिखेगा, इंटरनोड बहुत इसकी स्मूथ होती है, ग्लैब्रस होती है। चलिए अब देखें इसके स्टेम की जो अवेलेबिलिटी है, ये स्टेम के कलर की अगर हम बात करें तो ग्रीन कलर का होता है, ये जनरली गोल्डन ब्राउन भी होता है, कुछ स्पीशीज गोल्डन येलो भी होती हैं इसकी। चलिए अब इंटरनोड की बात करें, अगर इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें इसके स्टेम की, तो जो इसकी इंटरनोड है, ये इंटरनोड अंदर से खोखली होती है, यानी कि हॉलो होती है, और जो नोड वाला एरिया है वो इंटरनोड को बाकी दूसरी इंटरनोड जो है उनसे सेपरेट करता है ट्रांसवर्स वॉल के थ्रू। एक हॉरिजॉन्टल वॉल, जैसा हम इस डायग्राम में देख पा रहे हैं, तो एक हॉरिजॉन्टल यानी कि ट्रांसवर्स वॉल की तरीके से डेवलप होता है नोड वाला एरिया, जो कि इंटरनोड्स को एक दूसरे से सेपरेट करने के काम में आता है। अब देखिए ये जो इंटरनोड है, ये एक स्पीशीज इंडिया में पाई जाने वाली जिसका नाम है डेंड्रोकैलेमस स्ट्रिक्टस, इसके अंदर जो इंटरनोड्स हैं वो अंदर से खोखली यानी कि हॉलो नहीं होती है, अंदर से वो सॉलिड होती है, इसीलिए डेंड्रोकैलेमस स्ट्रिक्टस को कबान बांस या सॉलिड बैम्बू कहा जाता है, अंदर से खोखली इंटरनोड नहीं है। चलिए अब अगला पॉइंट देखते हैं, ये स्टेम की बात यहाँ फिनिश होती है, अगले पॉइंट में हम लीव्स की बात करेंगे। जो लीव्स होते हैं बैम्बू के, वो लेंस के जैसे होते हैं, अगर आप उनकी दोनों सरफेसेस को देखें तो लेंस के जैसी उठी हुई सरफेस होती है उसकी, इसलिए लेंसियोलेट कंडीशन में पाया जाता है। इसमें एक और स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे लिग्यूल कहा जाता है। देखिए लिग्यूल कहाँ पे अवेलेबल होता है। अब हम बात करते हैं वापस से स्टेम को एक बार देखें। जो स्टेम है मान लीजिए इस तरीके से, और यहाँ पे ये नोड वाला एरिया है, यहां से लीफ का फॉर्मेशन हुआ इस तरीके से, लेंसियोलेट लीफ है। इस लीफ और स्टेम के बीच में एक छोटा सा बड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि एक लिक्विड, एक स्टिकी लिक्विड का फॉर्मेशन करता रहता है, चिपचिपा लिक्विड बनाता रहता है, जो कि इस लीफ के बेस को, इस लीफ को सूखने से बचाता है। यही स्ट्रक्चर कहलाता है क्या, इसी को हम कहते हैं लिग्यूल। लिग्यूल अगर प्रेजेंट है तो कंडीशन क्या बन जाती है, लिग्यूलेट कंडीशन बन जाती है। अब बात करते हैं एक और कंडीशन की जो कि है सेसाइल। सेसाइल का मतलब यह है कि लीफ के बेस पे, जब लीफ के बेस पे उसका जो पीटियोल है उसकी अवेलेबिलिटी नहीं है, तब लीफ जो है ये सेसाइल कहलाती है। चलिए अब अगले पॉइंट में देखते हैं लीफ के बारे में। लीफ को अगर हम देखें तो बेसिकली देखिए जो लीफ है या जो बैम्बू है पर्टिकुलरली, ये मोनोकॉट प्लांट है, यानी कि एक बीजपत्री पादप है। इसी वजह से जो एक बीजपत्री होते हैं प्लांट्स, उनके जो लीफ होते हैं उसमें लंबी लंबी ऐसी पैरेलल वेन्स पाई जाती हैं। तो पैरेलल वेन्स इसके लीफ में बहुत सारी होती हैं क्योंकि ये मोनोकॉट प्लांट है, इसी वजह से ग्रैमिनी फैमिली में सारे मोनोकॉट्स आते हैं। ये हम चीज डिस्कस करेंगे जब हम क्लासिफिकेशन वाला चैप्टर पढ़ेंगे। चलिए देखिए वापस से हम अपना टॉपिक पे आते हैं। अब हम बात कर रहे हैं फ्लावरिंग की। बैम्बू में देखिए फ्लावरिंग जो है वो जनरली अगर ज्यादातर स्पीशीज में देखा जाए तो 20 से 25 साल में एक बार फ्लावरिंग होती है। 20 to 25 ईयर्स में एक बार फ्लावरिंग की अवेलेबिलिटी होती है ज्यादातर जीनस जो है बैम्बू के। पर कुछ जीनस ऐसे भी हैं जिनके अंदर 3 साल में या हर साल फ्लावरिंग की अवेलेबिलिटी पाई जाती है, पर ऐसे कुछ ही जीनसेस हैं। चलिए हम इसके फ्लावर की बात करें। देखिए फ्लावर जो है सिंगल फ्लावर इसमें नहीं आते, फ्लावर यहाँ पे बंच में या ग्रुप में आते हैं। और बंच को हम क्या कहते हैं, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था जब हम कैरेक्टर्स पढ़ रहे थे, इन्फ्लोरेसेंस कहा जाता है। और ये जो इन्फ्लोरेसेंस होती है ये स्पाइक टाइप की इन्फ्लोरेसेंस होती है, और स्पाइक का हर एक हिस्सा कहलाता है क्या, स्पाइकलेट। और हर एक स्पाइकलेट के अंदर बहुत सारे फ्लावर्स की अवेलेबिलिटी होती है। चलिए अब फ्लावर को हम वापस कंटिन्यू करते हैं। फ्लावर जो होते हैं छोटे साइज के फ्लावर होते हैं और जनरली ग्रीन कलर के फ्लावर यहाँ पाए जाते हैं बैम्बू में। फ्रूट की हम बात करते हैं। फ्रूट का टाइप है ये कैरियोप्सिस टाइप का फ्रूट पाया जाता है यहाँ पे। चलिए अब हमने बात करी है बॉटनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं बैम्बू के। अब हम इससे आगे कंटिन्यू करते हैं। बैम्बू की डेवलपमेंट, ग्रोथ
कल्चर के लिए जो क्लाइमेटिक कंडीशन और सॉइल कंडीशन की अवेलेबिलिटी चाहिए बैम्बू को, उसे हम डिस्कस करते हैं। देखिए, बैम्बू को जनरली ड्राई एंड हॉट क्लाइमेट चाहिए होता है अपने डेवलपमेंट के लिए, और उस ड्राई एंड हॉट क्लाइमेट के साथ में आर्द्रता यानी नमी, एयर में मॉइस्चर परसेंटेज भी काफी अच्छा खासा चाहिए, यानी इसे ह्यूमिडिटी की भी अवेलेबिलिटी चाहिए होती है ग्रोथ के लिए। टेम्परेचर अगर अपन देखें, जैसा हमने ड्राई एंड हॉट की बात करी, तो 25 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड इसकी ग्रोथ के लिए काफी अच्छा होता है। रेनफॉल यानी पूरे साल भर में, यानी एनुअली इसको रेन कितनी चाहिए, 80 to 200 सेंटीमीटर के आसपास की रेनफॉल इसे पूरे साल भर में चाहिए होती है। सॉइल इसे चाहिए वेल ड्रेन, ऐसी सॉइल चाहिए होती है जिसमें पानी इकट्ठा नहीं होता हो, पानी रुकता नहीं हो, और पानी को ये होल्ड ज्यादा देर तक नहीं करती हो, ऐसी इसको सॉइल चाहिए होता है। जनरली जो टाइप ऑफ सॉइल है वो क्ले लोम, जो नदी के आसपास की जो मिट्टी होती है जनरली वहां पे ये अच्छी तरीके से डेवलप हो जाता है। चलिए हम इसकी कल्टीवेशन की बात करते हैं कि अगर इसकी हम खेती करना चाहें, बैम्बू को उगाना चाहें, तो कल्टीवेशन के लिए इसे क्या कंडीशन चाहिए। देखिए, कल्टीवेशन इसका इजी नहीं है। इजी क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें एक तो फ्लावरिंग जो है और फ्रूट फॉर्मेशन जो है बहुत कम होता है या काफी समय लगता है, तो इसीलिए इसे प्रोपोगेट करने के लिए यानी कि मल्टीप्लाई करने के लिए, एक बैम्बू प्लांट से बहुत सारे बैम्बू प्लांट बनाने के लिए हमें इसका वेजिटेटिव टाइप का रिप्रोडक्शन का प्रोसेस काम में लेना पड़ता है, और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हम इसकी कटिंग्स काम में लेते हैं। यानी कि देखिए, जो इसके नोड वाला एरिया है, इंटरनोड वाला एरिया है, वहां से हम कट कर करके हम इसको जमीन के अंदर प्लेस कर देते हैं, और फिर नोड वाले एरिया से नई प्लांटिंग स्टार्ट होने लग जाती है, नई स्प्रॉटिंग स्टार्ट हो जाती है। जनरली ये जो कटिंग का हम प्रोसेस काम में लेते हैं, ये हम रेनी सीजन के समय पे काम में लेते हैं, क्योंकि रेनी सीजन में जो ड्राई हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन चाहिए होती है इसकी ग्रोथ के लिए, वो इजीली अवेलेबल हो जाती है। हवा में नमी अच्छी खासी होती है, तो ज्यादा पानी की इसको आवश्यकता एक्सटर्नली देने की जरूरत नहीं होती। हार्वेस्टिंग, देखिए, हार्वेस्टिंग का मतलब होता है कि भाई जब फसल पक गई है, अब हम फसल की बात कर रहे हैं बैम्बू, तो फसल पक गई है, उसको हम जब कट करके यूज में ले रहे हैं, कि पहले उसे कट कर रहे हैं, तो उसे हार्वेस्टिंग कहा जाता है। हार्वेस्टिंग लगभग 1 साल में जब प्लांट हो जाता है, तो ये हार्वेस्ट करने के लिए तैयार होता है। 1 साल के प्लांट के बाद में हार्वेस्टिंग की जा रही है, इसका मतलब इसकी ग्रोथ बहुत फास्ट है इस टाइप के प्रोसेस के थ्रू। चलिए अब हम लास्ट में इसके यूजेस देखते हैं। देखिए, बैम्बू बहुत ज्यादा यूज में आता है। कैसे? कंस्ट्रक्शन पर्पस में ज्यादा काम में लिया जाता है, सीढ़ियां जनरली बनाने के लिए काम में लिया जाता है, पुल बनाने के लिए, घरों के आसपास फेंसिंग लगाने के लिए काम में लिया जाता है। चटाइयां बनाने के लिए भी इसके पत्ते और इसके स्टेम वगैरह काम में लेते हैं। चारपाई बनाने के लिए काम में लिया जाता है। वॉकिंग स्टिक्स बनाने के लिए काम में लेते हैं। टोकरियां यानी कि बास्केट्स बनाने के लिए बैम्बू काम में लिया जाता है। फर्नीचर बनाने के लिए बैम्बू काम में लेते हैं। फ्लावर पॉट्स बनाने के लिए, खिलौने बनाने के लिए, टॉयज बनाने के लिए काम में लिया जाता है। घरों के, झोपड़ियों के जो छप्पर होते हैं, जिसे थैचिंग कहा जाता है, ये भी हम बैम्बू से बनाते हैं। अब देखिए, ये जो बैम्बू है, ये जनरली रॉ मटेरियल की तरीके से यूज में लिया जाता है पेपर इंडस्ट्रीज में, यानी पेपर बनाने के लिए रॉ मटेरियल का भी बैम्बू काम करता है। तो यहां आज हमने डिस्कस किया बैम्बू। नेक्स्ट क्लास में हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।